अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली होती क्या है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऐसा प्रोसेस है जो जैसे जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स हमने पढ़े हैं, जिसमें पहले ग्लाइकोलाइसिस आता है, देन उसके बाद क्रेब्स साइकिल आता है। ठीक है, पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, और उसके बाद हमने देखा है कि आता है एक लिंक रिएक्शन होता है, जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में, देन एसिटाइल को ए फर्दर अंडरगो करता है क्रेब्स साइकिल को, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन तमाम रिएक्शंस के अंदर जितने भी NADH प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जितने भी FADH2 प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जिनसे हमें आगे जाके ATP मिलनी होती है। ठीक है, आगे जाके हमें क्या बनानी है, हमें बेसिकली हमारा जो मोटिव है वो है ATP प्रोडक्शन करवाना। अब हमें ये मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है, और हमें चाहिए ATP। तो इन इन मॉलिक्यूल्स को ATP में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस प्रोसेस में ये मॉलिक्यूल्स हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जो इलेक्ट्रॉन्स ये देंगे उससे फर्दर जाके हमें ATP मिलेगी। वो पूरा प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे। ठीक हो गया। अब बेसिकली ये जो प्रोसेस है ना, ये होता कहाँ है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से एरिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से एरियाज हैं। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं जस्ट इसको रफली ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसकी जो ये वाली लेयर है वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाली जो है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो स्पेस है बिटवीन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे हम कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, और उसके बाद जो ये अंदर सारा कुछ है माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर, इनर साइड, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस हो रहा होता है, ये होता है हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसमें जो है कुछ कॉम्प्लेक्सेस पड़े रहते हैं, वो सारे हम कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और एक जो है वो ATP सिंथेज पंप होता है। वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसमें ये सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको आसान लफ्जों में समझें फर्दर आगे। तो एक हमेशा बात याद रखना कि इसके बाद जो प्रोसेस डिटेल में होने वाला है ना, उसके लिए मैंने एक सेपरेट पार्ट 2 बनाया हुआ है, क्योंकि वो ऐसे समझ नहीं आने वाला। सबसे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्सेस की डिटेल दूंगी कि जो इसमें 4 या 5 कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं वो कैसे होते हैं और उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। उनकी डिटेल जब आ जाएगी ना, तो ही आगे प्रोसेस समझ आएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले तो मैं एक प्रॉपर मतलब एक थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये किस तरीके से होता है, फिर हम कॉम्प्लेक्सेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारी, लेट्स सपोज, अब ये कह लेते हैं कि ये हमारी आउटर मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये जो है वो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होगा जो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, वो हम डिटेल देख लेंगे उसकी। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3, देन कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक करके कह सकते हैं कि पंप टाइप होता है, जिसमें एक पार्ट होता है F0 और एक पार्ट होता है F1। ठीक हो गया। इस तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। और उसके बाद जब हम फर्दर चलते हैं तो फर्दर क्या होता है कि ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये है हमारा स्पेस वाला एरिया पूरा, जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं मैट्रिक्स। जब क्रेब साइकिल होती है तो क्रेब साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है, लेकिन किस पार्ट में होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है, तो क्रेब साइकिल हमारी मैट्रिक्स वाले एरिया में होती है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी NADH या FADH2 के मॉलिक्यूल्स बनने होंगे, वो सारे कहाँ पे बनने होंगे, वो इस मैट्रिक्स वाले एरिया में बनने होंगे। ठीक हो गया। अब क्या है कि फर्दर ये जो FADH और NADH के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमें क्या देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देते हैं। फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, मीन्स हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस के कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं, उनके थ्रू जो है यहाँ से जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर एक मोबाइल ट्रांसपोर्टर होता है जिसे हम कहते हैं यूबीक्विनोन, कोएंजाइम क्यू, ये सारा भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद वो उसको लेकर जाता है ट्रांसपोर्टर 3 के पास और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता जाता है। और फिर फर्दर क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस होनी चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, फ्लो की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
ये जो एनर्जी है ये कॉम्प्लेक्सेस यूज करते हैं फर्दर यहाँ से हाइड्रोजन, जो इनमें से ये हाइड्रोजन हमें मिले हैं जो बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको फ्लो कराने में इन कॉम्प्लेक्सेस की हेल्प से। मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होकर मिली है वही एनर्जी यूज की जाएगी ताकि हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आए। यहाँ पे फिर क्या होगा कि जितने भी हाइड्रोजन सारे मैट्रिक्स में थे वो सारे स्पेस में जमा कर दिए जाएंगे और हम यहाँ पे हमारे पास सारे हाइड्रोजन आ गए। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि इन हाइड्रोजन को यूज करके इस एटीपी पंप ने जो है एटीपी बनानी है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास एटीपी का मॉलिक्यूल होता है इस पंप के पास। ये क्या करता है, इन हाइड्रोजन को, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से क्रॉस करेंगे वापस वापस मैट्रिक्स में भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब देखें फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पर थे पहले। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। फ्लो होने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी उसको यूज किया गया उस एनर्जी को, ताकि जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हाइड्रोजन को कहाँ ले जा सके, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वहां तक। जब हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाता है तो इस हाइड्रोजन को यूज किया जाता है वापस मैट्रिक्स में ले जाने के लिए। क्यों यूज किया जाता है? ताकि जब हाइड्रोजन यहाँ से गुजरेगा तो हाइड्रोजन के फ्लो से अगेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी एडीपी को कन्वर्ट करने में, एटीपी में यूज होगी। इस तरह हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी जो इन मॉलिक्यूल्स से होगी। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स ये क्रेब्स साइकिल से आए होंगे या ग्लाइकोलाइसिस से आए होंगे फर्दर, ये सारे एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन्स देंगे और इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमें वो NADH के और FADH2 के मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP में। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये मैंने बहुत इन शॉर्ट में बताया, अभी इसकी बहुत डिटेल है, वो सारी अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन ये जितना भी प्रोसेस है वो इसलिए हो रहा है ताकि हम इन मॉलिक्यूल्स को एटीपी में कन्वर्ट कर सके, जो हमारा मेन मोटिव है, जो चीज हमें फाइनली चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि जो 4 डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस हमने यहाँ पर देखे हैं उन कॉम्प्लेक्स की डिटेल देख लेते हैं कि उनके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तभी हम फाइनल प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो बेसिकली जो हमारा सबसे पहला वाला कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स 1। ठीक हो गया। अब जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास होता है FMN, जो कि है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है सबसे पहला हमारा कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फेट। ठीक हो गया, ये चीज भी होती है। तो ये दोनों चीजें इसके पास होती हैं कॉम्प्लेक्स 1 में, जो कि क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के पास सिर्फ होता है एक आयरन सल्फेट का मॉलिक्यूल, ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर होता है साइटोक्रोम बी, फिर उसके बाद इसके पास होता है साइटोक्रोम C1 और इसके बाद इसके पास होता है साइटोक्रोम C। ठीक हो गया, मतलब ये इस तरीके से है कुछ कि ये हमारे पास 2 कंपोनेंट्स उसके आ जाते हैं और बीच में हमारे पास एक FeS मींस के आयरन सल्फेट का मॉलिक्यूल भी होता है, जैसे इसके पास होता है, जैसे इसके पास होता है। तीनों के पास आयरन सल्फेट का मॉलिक्यूल होता है। ठीक हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जितने भी कॉम्प्लेक्स 2 से या 1 से आ रहे होंगे वो सारे पहले इन दोनों के पास जाएंगे। इन दोनों कंपोनेंट्स, ये तीनों क्या हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स 3 के कंपोनेंट्स हैं। पहले इनके पास जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे इन दोनों के पास से इस साइटोक्रोम C के पास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 4 के पास कौन से कंपोनेंट्स होंगे वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स के 4 के पास सबसे पहले होता है हमारे पास साइटोक्रोम A3। ठीक हो गया। और दूसरे बात उसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम A। इसकी सारी सीक्वेंस और डिटेलिंग हम देखेंगे। ठीक हो गया। अब ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स 1 के पास ये वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 के ये कंपोनेंट्स हैं, 3 के ये कंपोनेंट्स हैं और 4 के ये कंपोनेंट्स हैं। एक और हमारे पास ट्रांसपोर्टर होता है जो मैंने यहाँ भी आपको बताया था और वो होता है यूबीक्विनोन। ये बेसिकली कोएंजाइम Q है और ये इन चारों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर नहीं होता, ये बेसिकली बाहर होता है, स्पेस में मौजूद होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में। ये मोबाइल ट्रांसपोर्टर है। तो ये MCQ में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस इज ओनली वन मोबाइल ट्रांसपोर्टर जो यूज होता है हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में लेकर जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये मूविंग होता है, ये एक जगह पे किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्पेसिफिकली नहीं होता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 है, ये NADH के मॉलिक्यूल्स को लेके जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो NADH के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 लेता है। फिर उसके बाद वो फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है इस कोएंजाइम को, देन वो लेके आते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के पास, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 के पास एंड देन फर्दर हमारा प्रोसेस चलता है।
ठीक हो गया, लेकिन एक मॉलिक्यूल हमारे पास होता है FADH2 का, वो भी तो क्रेब्स साइकिल में यूज हो रहा है जैसे NADH यूज हो रहा है। तो FADH2 जो इलेक्ट्रॉन्स देता है वो कौन कैरी करता है, वो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 2 के पास जाते हैं, देन वो फर्दर दोबारा से इस कोएंजाइम को देगा और आगे वाला प्रोसेस सेम चलेगा, 3 के पास आएगा, 4 के पास आएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स देता है NADH से, कॉम्प्लेक्स 2 लेता है FADH2 से। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पूरा साइकिल समझेंगे, जो डिटेलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये इन शॉर्ट मैंने प्रोसेस बता दिया, फिर इसके कॉम्प्लेक्सेस को हमने डिस्कस किया फर्दर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली देखते हैं द होल प्रोसेस।